हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी का लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये पेपर लास्ट ईयर आया था, यानी कि 2023 16 मार्च को जो एग्जाम हुआ था वही एग्जाम है। तो एक बार इसको आप देखो, ठीक है, कि क्योंकि ना सैम्पल पेपर जो होता है और जो एक्चुअल पेपर होता है दैट इज वेरी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि सैम्पल पेपर का एक लेवल ऊपर होता है एंड जो पेपर आता है थोड़ा सा नीचे लेवल का आता है। तो ये पेपर का पीडीएफ आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आज मेरे साथ देखते हैं कि क्या जो हमने अब तक पढ़ा है क्या वो सही में एग्जाम में आया भी है। तो इससे पहले आप इस चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। एंड बायो की अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है जिसमें पांचों की पांचवी यूनिट्स हम कर चुके हैं। आपको ये वाले नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो लास्ट वीडियो है इकोलॉजी की, उसके कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वहां पे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स इन ह्यूमन, दे आर सेक्रेटेड बाय। ये मैंने आपको कराया था और मैं बता भी देती हूँ कहाँ कहाँ से पूछा हुआ ये है क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, ये रहा, दिस इज द थिंग। Virus infected cells secrete proteins called interferons which protects non-infected cell from further viral infection. This is the line. ये देखो ये लाइन है, ठीक है। वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इंटरफेरॉन्स और प्रोटीन्स इन ह्यूमंस दे आर सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है। तो ये एमसीक्यू कहाँ से आया, पूरी इसकी लाइन से आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, इसका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, सिलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय इट। सिम्टम्स का अलग अलग बताना है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, देखो अगर ये नहीं आ रहा ना तो आप क्या करो, वो ऑड वन आउट करो। एपिडर्मोफाइटन ये फंजाई है और ये ड्राई स्केली लाइसेंस और नेल्स बिल्कुल कॉज करता है, तो बी नहीं है। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स और लोअर लिम्फ, वुचेरिया करता है, यस, ठीक है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये देखो ये रहा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये रहा, ये कॉज करता है निमोनिया। क्या कॉज करता है, निमोनिया। तो इसका जो इफेक्ट है ना, ये एल्वुलाई और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे होता है, इसका इंटेस्टाइन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। देखो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी डी, सॉरी, क्योंकि हमको रॉन्ग वन बताना है, ठीक है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, देखो ये रहा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन एंड क्रैम्प, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो ट्रू है। फिर है आपका एपिडर्मोफाइटन स्केली लाइसेंस, तो फंजाई पे जाएंगे, ये देखो ये रहा एपिडर्मोफाइटन स्केली लाइसेंस ऑन स्केल नेल्स, तो ये भी नहीं है, ये भी सही है। वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, दिस इज योर हेलमिंथी डिजीज, इसमें लिखा हुआ है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द लोअर लिम, तो ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, जो रॉन्ग है, दैट इज डी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा। तो देख रहे हो कैसे आपकी नॉलेज को टेस्ट करा हुआ है ना। अगर आपको सिम्टम्स याद नहीं होते तो ये आंसर आपका नहीं होता, तो इसका सी है, इसका सी डी है, इसका सी है। फिर आता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये याद करने का है, ये आपका इकोसिस्टम से पूछा हुआ है चैप्टर। देखो अभी भी नहीं करा तो जाके कर लो, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्टिविटी, इसका क्या पूछा हुआ है, इसकी यूनिट पूछी हुई है, क्या पूछी हुई, यूनिट पूछी हुई है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछी हुई है। दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड इसकी यूनिट क्या है, ग्राम -2 ईयर इनवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन। एंड इसका कैलोरी, एक सेकंड देख लेते हैं, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। नो नो सॉरी, KCl m-2 year inverse. Yes, C. Sorry, C will be the answer. This will be the answer, not A. C will be the answer. ठीक है, देखो ये रहा, देखो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, ये है हमारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। ये है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। मैं ये भी दिखा रही हूँ कि कहाँ कहाँ से पूछे हुए हैं, ताकि इसको आप अच्छे से ये टॉपिक्स होता आप रिवाइज कर सको। ये देखो ये वाला आपका है ना। अब किसी को नहीं आता तो देखो इतना आपको पता होना चाहिए कि जो वाई है ना, दैट इज कॉटिलिडन। वाई क्या है आपके, ये क्या होते हैं हमारे कॉटिलिडन, नहीं ये नहीं है, एक सेकेंड,
या दिस इज द, तो वाई क्या है आपको कॉटिलेडन इतना अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप देखो वाई कॉटिलेडन कहाँ का दिया हुआ, वाई सस्पेंसर नहीं है, ये वाई सस्पेंसर ये भी नहीं है, वाई रेडिकल ये भी नहीं है, तो सी ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो गया। अगर एक भी आपको ये सिर्फ वाई भी पता होगा ना तब भी आप इजीली निकाल लोगे। तो वाई आपका क्या है, कॉटिलेडन है, जो आपका एक्स है दैट इज सस्पेंसर, और जो आपका जेड है दैट इज रेडिकल, और यू क्या है आपका प्रिम्यूल, यू क्या है आपका प्रिम्यूल, ठीक है। तो एक डायग्राम्स अच्छे से करना, डायग्राम की अलग वीडियो आएगी, उसमें मैं सारे डायग्राम्स एक पीडीएफ में पूरे कंपाइल करके आपको दे दूंगी, ठीक है, उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता दूंगी, ठीक है जी। आगे चलो, आगे आता है हमारा मैच द फॉलोइंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने कराया था आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कब लीगलाइज हुई थी, 1971 में। आओ देखते हैं, दिस इज एमटीपी, यहाँ लिखा हुआ है इट इज लीगलाइज्ड इन 1971। तो आपको पता है कि ए का क्या है 2, ए का क्या है 2, ए का 2 दो में है तो ए में नहीं है तो ए काट दो, और सी में भी नहीं है तो सी भी काट दो, तो ए का 2। एमनियोसेंटेसिस क्या होता था, एनालाइजिंग फीटल सेल्स फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द फीटस, जो कि किसमें रिजल्ट करता है, फीमेल फीटिसाइड में। तो बी का हो गया 1, बी का 1 होते ही क्या हुआ, इसका बी का 1 है, बी का 1 है। सहेली इज द नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी का 4, सी का क्या है 4, तो डी भी नहीं है, तो बी विल बी द राइट आंसर। और डी का फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1950, तो डी का क्या है 3, तो बी विल बी द राइट आंसर। कौन सा आंसर होगा, बी। विच आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एट विच स्टेज ह्यूमन यूज टू हाइड देयर बॉडीज, प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बोरिड देयर डेड। ये एवोल्यूशन में, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, वरना मैं बता देती, इसको आपको याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी एज में वो अपने आप को छुपाते थे और अपने डेड को बरी करते थे, दिस इज द थिंग, दिस इज नियंदरथल मैन। इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे, अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट करते थे और बुरिड देयर डेड, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नियंदरथल मैन। अब एग्जाम में इस साल आ सकता है कि बताओ कौन सा थे फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, होमो हैबिलिस, कौन स्टोन वेपन्स यूज करते थे, फ्रूट खाते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको मैं याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो ऐसे देखो कि ऑस्ट्रेलिया के लोग ना ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, फ्रूट्स खाते, तो अगर फ्रूट्स आ गया तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपनी डेड को बरी कर रहे हैं तो नियंदरथल मैन। सबसे लास्ट होमो हैबिलिस, रामापिथिकस मैन लाइक, ड्राइकोपिथिकस एप लाइक, ठीक है, तो ये ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन आप करके जाएंगे। अब हम बात करते हैं, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ mRNA in bacterial cell, identify the amino acid that would be incorporated as at a codon position 3 and codon position 5 during the process of translation। 3 कौन सी होगी, ये A, देखो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यू 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 किसके लिए कोड करती है, जल्दी बताओ, यू यू कोड फॉर, इधर आओ देखते हैं, आओ सबको देख के करेंगे प्रूफ के साथ, है ना। आप खोलो ये जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड, कह रहे यू 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 कोड फॉर फिनिलनिन, किसके लिए, फिनाइलिन, और ए यू जी मिथुनिन। ए यू जी क्या है अपनी, ए यू जी इज द degenerate code for, this is AUG code for methionine and UUU code for phenylalanine, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, phenylalanine and methionine। अब क्या हुआ था, मेरा टाइम पे ये आंसर मेरा गलत हो गया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि कोडोन पोजीशन 3 क्या है, 5 क्या है, तो इसको ना थोड़ा सा दिमाग लगा के करना। और ये जितनी भी चीजें हैं ना MCQs वाले, अब देख लो दिमाग लग रहा है, तो इसको लास्ट में करना, ठीक है। इंटरेक्शन बिटवीन क्लाउन फिश एंड स्टिंगिंग टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन, कैसा एग्जाम्पल, कैसा है, देखो आप देखते हैं क्या कह रहे, टेंटिकल फिश और सी एनिमोन, देख लो मैंने पढ़ा रखा है, पीछे 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 देखो, मेरे को पता भी है कहाँ पे है, ये रहा, सी एनिमोन एंड द क्लाउन फिश, दिस इज द थिंग। एक को क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन मिल रही है, दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, दिस विल बी कमेंसलिज्म। ये क्या है, कमेंसलिज्म, क्या है ये, कमेंसलिज्म। तो इस पे भी क्वेश्चन आएगा, मैंने बताया था आपको, ठीक है। पैरासिटिक इंटरैक्शन, सॉरी
पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आगे चलो जी। कह रहे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिलोंगिंग टू अ पॉपुलेशन बट नॉट टू एन इंडिविजुअल। ऐसी जो पॉपुलेशन के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। देखो सेक्स रेशियो क्या है पॉपुलेशन के लिए, बर्थ एंड डेथ इंडिविजुअल के लिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, और मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो कह रहे जो पॉपुलेशन के लिए डिपेंड करती है, इंडिविजुअल के लिए नहीं। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड द सेक्स रेशियो दैट इज 1:4 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फेस मैक्सिमम थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। अब ये आंसर ना आप मुझे इस पीडीएफ से ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताओगे, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ये ढूंढना है, ठीक है, ये आप बताओगे। इतना बता देती हूँ, ये इस चैप्टर से आई है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से आई है। चलो मैं बता देती हूँ, कोई गल नहीं, देख लेते हैं। जो इसमें आपको एक्सटेंशन पे जाना है, कहाँ जाना है, अपने एक्सटेंशन पे जाना है। ये रहा जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। देखो मिल भी गया मेरे को, एक मिनट। कौन है जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म स्पीशीज फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। सब देखो ये ना आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ वैसा नहीं है कि मैं रटवा दूं, इसको याद ही करना पड़ेगा। मोर देन 1500 स्पीशीज, उसमें से 12% बर्ड है, 23% मैमल्स है, 32% एम्फीबियंस है, 31% स्पीशीज। ओके सॉरी, मैक्सिमम आपका एम्फीबियन है, आई एम सो सॉरी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो परसेंटेज है। एक काम करो, एक मैक्सिमम कर दो, दैट इज 12% बर्ड्स, ये आपका होगा मिनिमम, ठीक है, एंड 32% एम्फीबियंस, ये आपका होगा मैक्सिमम, ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। आगे चलते हैं। गिवन बिलो इज अ साइट ऑफ रिस्ट्रिक्शन इन द न्यूक्लियस इन द क्लीवेज साइड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो एक कट रहा है यहाँ से, है ना, एक कट रहा है इस पॉइंट से, एक कट रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ से क्या हटेगा, आई थिंक इसमें ना पोजिशनिंग की कुछ गलती है। CTG CA G3 अलग, आई थिंक D विल बी द करेक्ट आंसर, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये मैं बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में, इसमें ना मेरे को दिक्कत हो रही है पहचानने में, बहुत ऐसे ऊबड़ खाबड़ समझ। आगे चलते, चलो जब तक ये मैंने कहा था बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन, स्टैटिन, स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड पेनिसिलिन, ये कहाँ से मिलता है? देखो साइक्लोस्पोरिन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ए का क्या है 2, एक ही में आ गया, देखो 3 करने की जरूरत ही नहीं, मेरा डी आंसर है। स्टेटिन कहाँ से मिलता है? मोनेस्कस परप्यूरस, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस एंड पेनिसिलिन कहाँ से मिलेगा? पेनिसिलिन नोटाक्स। देखो अगर आपको पता ना डी का 3 है, पेनिसिलिन का पेनिसिलिन ही होगा, तो भी आपका 4 आंसर ही होगा। और ये आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, ये रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइक्लोस्पोरिन है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टेटिन मोनेस्कस परप्यूसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस एंड पेनिसिलिन विल बी ड्राइव फ्रॉम पेनिसिलिन न्यूटैक, ठीक है। अब आते हैं असर्शन एंड रीजनिंग, ये हम करते हैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसको समझाना है। अब आते हैं हम सेक्शन बी पे, जिसमें है 2 नंबर के क्वेश्चन। जब मैं इसको सिर्फ आइडिया देती हूँ तो इसको करना कैसे। स्टेट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने कहा था कौन सा प्रिंसिपल है, डिफरेंस इन साइजेस, है ना, क्योंकि आप देख लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है ना, कि आप साइज के दम पे अलग करते हो। किसके दम पे अलग करते हो चीजों को? साइज के दम पे। ये देखो यहाँ से आपको यहाँ से लिखना है ये वाला आंसर, कहाँ गया, yes this is a gel electrophoresis, it is separated by technique gel electrophoresis। ये आपको लिखना है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट से अलग कैसे होते हैं? साइज के बेसिस पर। जो ज्यादा छोटा साइज होगा वो ज्यादा आगे जाएगा, जो थोड़ा मोटा होगा वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है हाउ आर डीएनए फ्रैगमेंट्स विजुअलाइज वन दे सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हम उनकी स्टेनिंग के लिए क्या डालते हैं? हम उनकी स्टेनिंग के लिए क्या डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। क्या डालते हैं? दे आर स्टेन विद इथिडियम ब्रोमाइड, और उनको देखते कैसे हैं? यूवी रेडिएशन से, है ना। और इथिडियम ब्रोमाइड डालने से वो ब्राइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए है वो ट्रांसपेरेंट है, तो अगर उस पर स्टेनिंग नहीं करेंगे तो वो दिखेगी कैसे?
बिना स्टेनिंग के वो नहीं दिखेगी। तो हमें क्या करना है उसका उसकी स्टेनिंग करनी है। क्या करनी है? उसकी स्टेनिंग करनी है। फाइन, आगे चलो। ये हो गया। देखो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 नंबर। गिव एन एग्जांपल ऑफ जीनस ऑफ फंजाई दैट फॉर्म्स अ माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद प्लांट्स। कौन सी फंजाई है जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन करती है, और प्लांट्स कैसे बेनिफिट डिराइव करते हैं इस एसोसिएशन से। या फिर कोई 2 टेक्निक बताओ जिससे हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फंगाई वाली है, फंजाई वाली, ये आपकी है इस पोर्शन से। ये रहा, दिस इज द लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइजोबियम। एक ये लिख लो, बायो फर्टिलाइजर, माइकोराइजा, है ना। ये है माइक्रोब्स एज फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये है। और जो 2 टेक्निक्स है जिससे कैंसर पेशेंट्स को हम पता लगा सकते हैं कि ठीक कैसे होगा, उसमें आपने ये वाली लिखनी है। ये रेडियोथेरेपी डिटेक्शन पूछा है, हाँ डिटेक्शन पूछा है, तो बायोप्सी लिख लो, रेडियोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गई, है ना, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक हो गई, ये आपको हो गया, दैट इज अ डिटेक्शन। इसमें आपको इस पेपर में आपको जो आने वाला है इसमें आपको ट्रीटमेंट पूछ सकता, तो रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, इम्यूनोथेरेपी हो गई, है ना, ये हो गया। ठीक है जी। अब 2 नंबर का था, 2 आपको नाम लिखने थे और 1 एक्सप्लेन करना था। फिर आते हैं हमारा, तो ये है हमारा ग्राफ जिसमें क्या बताया गया कि कैसे कैसे वुमेन्स के जो फॉलिकल्स हैं वो टाइम के साथ साथ डीजेनरेट होने लग जाते हैं, है ना, हमने पढ़ा था। तो एवरेज एज क्या है विमेन की जब उसको मेनोपॉज होता है, तो दैट विल बी एज ऑफ 45 to 50, है ना, 45 से 50 साल। देखो ये रहा, नो मेंसेस, ये कब से शुरू है? दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 40 to 50 एज। 40 से 50 साल के बीच में क्या हो जाता है? मेनोपॉज हो जाता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। एट व्हाट एज है मैक्सिमम प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट इन ओवरी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। अब देखो ये है हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ये कितने हमारे? 1 लाख। कौन सी एज में प्रेजेंट है सबसे ज्यादा? देख लो, अब 0 से 10 के बीच में सबसे ज्यादा है ना, तो ये आपको ग्राफ से लिखना था। नेक्स्ट आता है अबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड। अबिंगडन टॉर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विद द डिकेड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। ये हमारा प्रेडेशन का था। जब मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेडेशन से अगर मैं प्रेडेटर हटा दूं तो जो स्पीशीज होगी वो आपस में ही इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन करने से मर जाएगी। ये रहा इसका एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल, गैलापागोस आइलैंड का एग्जांपल ये रहा। एक सेकंड, हाँ, गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ था, गोट्स के इंट्रोडक्शन करते ही, सॉरी, ये जो अबिंगडन टॉर्टोइज और ये जो उसका एग्जांपल है, दिस इज द गैलापागोस आइलैंड इंट्रोडक्शन ऑफ गोट्स, कंपटीशन एग्जांपल है। ये रहा, देखो एविडेंस ऑफ कंपटीशन में ये रहा कि अबिंगडन टॉर्टोइज जैसे ही गैलापागोस आइलैंड में आए थे तो गोट्स जो हैं, सॉरी, अबिंगडन टॉर्टोइज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। गोट्स क्या आती, क्योंकि गोट्स बहुत जल्दी जल्दी ग्रेजिंग करती थी और सारा खाना खा जाती थी, और अबिंगडन टॉर्टोइज के लिए कुछ बचता ही नहीं था, है ना, इसलिए वो मर गई। ये आपका कंपटीशन का एग्जांपल है। तो आपने बताना है कि क्यों, तो आप लिख देना कि ग्रेजिंग पावर जो थी वो किसकी अच्छी थी? गोट्स की अच्छी थी, तो इसीलिए अबिंगडन टॉर्टोइज के लिए खाना बचता नहीं था, तो इसलिए वो एक्सटेंट हो गए। फिर कह रहे पनेट स्क्वायर की मदद से जीनोटाइप और फिनोटाइप टेस्ट क्रॉस दो। जी, ये आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये आप खुद निकालना, ठीक है। अननोन जीनोटाइप पनेट स्क्वायर डिपिक्ट द जीनोटाइप फॉर टेस्ट, अच्छा सॉरी टेस्ट क्रॉस है ये। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, हम रिसेसिव वाले से क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। किससे क्रॉस करते हैं? रिसेसिव वाले से क्रॉस करते हैं। ये आप खुद करके देखना। फिर हम चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपका आता है हाउ डिड द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय एस.एल. मिलर सबस्टैंडिएट दैट लाइफ इवॉल्व फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये रहा यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ये मैंने बताया था उसने कैसे सब कुछ किया था, है ना, चेम्बर के अंदर डाल के। ये आपने इसमें पूरा लिखना है, ये जितना मैंने मार्क किया ये सब लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ नीड्स बोथ अ मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स कंटिन्यूटी एक्सप्लेन। तो मलेरिया लाइफ साइकिल आई है। वी ऑल मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेंटेनिंग योर गुड हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। तो 4-6 चीजें बताओ जिससे हेल्थ मेंटेन कर सकते हो। देखो, अगर तो आप पहले वाला करते हो तो इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इसमें ये पूरी मलेरिया की लाइफ साइकिल बनानी है। ऐसे ऐसे मलेरिया की आपने क्या बनानी है? लाइफ साइकिल बनानी है। ये मैंने सब पढ़ाया हुआ, आप जाके वीडियो लेक्चर से देखो, है ना, ये करना। अगर आपको नहीं आ रही है तो अभी 6 पॉइंट लिख दो जिससे आप हाइजीन मेंटेन कर सकते हो। तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, रोज नहाओ, ये सब, ठीक है। तो इसमें से चॉइसेस थी, कोई एक करना था, 3 नंबर का क्वेश्चन है।
फिर कह रहे हैं नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो कि मेल पार्टनर करेगा। अब देखो यहाँ सर्जिकल की बात हो रही है, तो सर्जिकल होता है परमानेंट, मेल करा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा वैसेक्टमी। क्या होगा, वास्ट डिफरेंस कट कर देंगे मेल का और उसको टाई कर देंगे, दैट इज अ वैसेक्टमी। इसको सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। इसका नाम बताना है वैसेक्टमी और ये बताना है ये होता क्यों है। बायोडाइवर्सिटी बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। उसके टू ब्रॉडली यूटिलिटेरियन मतलब यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब क्या होता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं अपने ब्रॉडली यूटिलिटेरियन क्या होता है कि वो नेचर के लिए क्या कर रही है। जो हमारे लिए करती है वो होती है नैरो यूटिलिटेरियन, जो नेचर के लिए करती है वो होती है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो इसमें क्या हो गया, अमेजोन फॉरेस्ट हो गया, पॉलिनेशन करती है, एस्थेटिक प्लेजर देती है, बस ये नाम लिखने हैं। स्टेक एनी वन एथिकल रीजन, एथिकल रीजन क्या आप लिखोगे, एवरी स्पीशीज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, वी हैव अ मोरल ड्यूटी कि हम क्या करें, केयर करें। किसकी केयर करें, हम स्पीशीज की केयर करें। फिर आता है वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसके स्टेप्स बताने हैं, तो इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, डस्टिंग, ठीक है। और कह रहे कि ओनली द डिजायर बाइसेक्सुअल फायर, तो इमैस्कुलेशन भी होगी, यूनिसेक्सुअल होता तो इमैस्कुलेशन हम स्किप कर सकते थे। Eli Lilly contribution for diabetic patients through rDNA technology has been overwhelmingly accepted. Explain. हाँ, Eli Lilly ने मैंने बताया हुआ है, A chain, B chain, C chain, Eli Lilly का मैंने बता रखा है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसके कुछ 4 गोल्स लिखने हैं, जिसके कुछ 4 गोल्स आप याद कर सकते हो, और एक वन कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल मॉडल जिसके नाम से सीक्वेंस रखा गया था। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ये ह्यूमन गोल प्रोजेक्ट। वेट, देखो, दिस इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसके आपको कुछ फीचर्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं इसको, आपको कुछ फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। और किसी एक कॉमन नॉन ह्यूमन एनिमल बताओ, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ नॉन पैथोजेनिक, नेमेटोड, ड्रोसोफिला, राइस, ठीक है, बैक्टीरिया, ईस्ट। फिर आता है हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारा एक दिया हुआ है हमको एक पूरे तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस, ठीक है। वैसे तो बिना पढ़े भी हो जाता है, बट इज एनियोप्लॉइडी। बताया था एनियोप्लॉइडी क्या होती है ना, बताया हुआ है, सब बता रहे क्या बेटा। देखो ये रही एनियोप्लॉइडी, ये रहा। The gain or loss of a chromosome due to failure of segregation of chromatids during cell division, इसको मैन्युप्लॉइडी बोलते हैं। Kaya spermatogenesis के दौरान the chromatids of sex chromosome fail to segregate during meiosis, right? Only the possible types of gamete with altered chromosomes that could possibly be produced. तो XX XY है ना, कह रहे कि क्रोमेटिड सेक्स क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुआ मियोसिस के थ्रू, तो जो डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बनेंगे वो बताओ। उसके बाद कह रहे हैं नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म 22+Y ओवम को फर्टिलाइज करता है 22+XX, 22+XX। कौन सा डिसऑर्डर है, देखो कौन सा डिसऑर्डर बन रहा है, XXY, कौन सा बन रहा है ये, दिस विल बी योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, दिस विल बी योर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। XXY गायनेकोमेस्टिया होगा, मेल होगा लेकिन फीमेल हरकतें, मतलब फीमेल डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी, ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाएगी, होगा मेल ही लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स कहने लग जाएंगे, ठीक है। एक ऐसी बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड एब्नॉर्मलिटी ह्यूमन में बताओ, और उसके 2 सिम्टम्स लिखो, ठीक है। तो या तो दिस या तो दिस। अब देखो इसका इस पैराग्राफ से कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, है ना, कोई रिश्ता नहीं था। फिर आता है हमारा ये, इसमें देखो कह रहे इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर आर मैक्सिमम चांसेस ऑफ अ पर्सन ट्रांसमिटिंग अ डिजीज, कौन से उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको डिजीज होगी, बताओ। इंक्यूबेशन पीरियड देखो, मैक्सिमम चांसेस कौन से में होंगे, डेथ नहीं, पीरियड ऑफ इलनेस में होंगे ना, या इंक्यूबेशन पीरियड में होंगे, पीरियड ऑफ इलनेस में होंगे। उसके बाद कह रहे स्टडी द ग्राफ एंड राइट व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, नेम अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट कैन इजीली बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ लिम्फोसाइट अटैक। देखो यार इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें कि सिम्टम्स, एक सेकंड, इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जब आपको बीमारी हो चुकी है और सिम्टम्स आने में थोड़ी देर है, मतलब
समझो आपको बीमारी हुई 10 साल में, सिम्टम्स आए 15 साल में, 15 साल की उम्र में, तो वो 5 साल बीच का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। एड्स एक ऐसी डिजीज है ना, दैट कैन इजीली ट्रांसमिट ड्यूरिंग दिस पीरियड, राइट। एंड कौन से लिम्फोसाइट्स पे अटैक करता है एड्स? हमारा टी लिम्फोसाइट्स। उसके बाद आपको डायग्राम बनाना है किसका? एंटीबॉडी का। In which period the number of immune cells forming antibody will be the highest in a person suffering from pneumonia? और कौन से इम्यून सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? बी सेल और टी सेल, आप बताओगे कमेंट्स में। ये है हमारा पैराग्राफ आएगा। फिर आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई में आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, तीनों में चॉइसेस होंगी। सबसे पहला हमारा है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स में कौन कौन सी गाइडलाइंस हमने यूज करनी है, ये सब। फिर हमारा है इको आर1। इको आर1 का नाम कैसे आया? मैंने बताया था, इको मीन्स इकोलाई, आर मतलब आर स्ट्रेन और आई मतलब नंबर ऑफ जस्ट किस ऑर्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ है। फिर हमारा आता है रिकॉग्निशन साइट और क्लीवेज साइट की होती है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, वो लिखनी है। और जो प्रोड्यूसिंग एंड हैंगिंग स्ट्रेचेस डीएनए निकालता है उसको क्या बोलते हैं, और उसका रोल क्या होता है आर डीएनए बनाने में, ठीक है। फिर हमारा होता है F1 प्रोजेनी, ये रहा हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप बताना है हमने। और ये हमने बताना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, हाउ डज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन प्रोकैरियोट्स एंड वेयर आर द अनट्रांसलेटेड रीजन लोकेटेड ऑन द एमआरएनए एंड द वाई। ये हमारा ट्रांसलेशन से आया है, ये हमारा कोडोमिनेंस से आया है। उसके बाद जो है ये हमारा कि प्लेसेंटा कैसे बनता है इम्प्लांटेशन के बाद ह्यूमन फीमेल्स में। और डायग्राम बनाओ ह्यूमन फीटस यूट्रस के अंदर और 4 पार्ट्स को लेबल करो। और ये है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट जो मैंने बताया था ये कैसे होता है। एंड ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ द मैच्योर एम्ब्रियो साइक ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक ओवल एंड द लेबल 4 पार्ट्स ऑफ इट। तो ये जो था ये 16 मार्च का ही पेपर था, लेकिन ये आई थिंक ये दूसरा सेट था, है ना। दिस इज द सेट। ये मेरी फ्रेंड का सेट था, मेरा नहीं था। लेकिन मेरे में भी क्वेश्चंस कुछ ऐसे ही थे, बट क्वेश्चंस मेरे वाले सेट में वो मच इजियर, है ना। तो जैसे मेरे सेट में जो था इसकी जगह पे ट्रांसलेशन की जगह पे मेरे सेट में आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो होता है कभी कभी, है ना, सेट्स जो है थोड़े इजी हो जाते हैं, कभी मुश्किल आ जाते हैं। तो ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको एक बार करना अच्छे से, है ना, ट्राई करो खुद करने की। और नोट्स को तो अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। और अब देखो बायोलॉजी में एक चीज है जो कि रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मेरे को अभी भी 1 साल बाद भी पूरी बायो इसलिए याद है क्योंकि मैंने रिवीजन बहुत करी है। तो बस रिवीजन करते रहो, सुबह उठो एक चैप्टर पढ़ा उसको रात तक को रिवीजन करके सो, फिर अगले दिन अगला चैप्टर पढ़ो फिर उसकी रिवीजन करके सो, है ना। पूरी बायोलॉजी करा चुकी हूँ प्लेलिस्ट के साथ, साथ में मोस्ट रिपीटेडली PYQs का PDF भी दे चुकी हूँ। आज मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले साल का जो पेपर आया उसका PDF भी दे दिया, है ना। देखो पेपर मुश्किल नहीं है, पेपर आसान है, अगर पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी मुश्किल, कुछ सब मुश्किल है, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस पेपर को सॉल्व करो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।